नमस्कार साथियों। हिस्ट्री की वीडियोस के क्रम में हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास में हमने पहला टॉपिक रखा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो साथियों 1857 की क्रांति की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नसीराबाद में 1857 की क्रांति किस तरीके से शुरू होती है। तो साथियों आज हम इसके आगे शुरुआत करने वाले हैं। तो ये आपका अपना हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है। चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप। तो इसी प्रकार की नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। तो ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग नीमच छावनी में विद्रोह से। तो साथियों सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो नीमच छावनी को लेके कई तरीके के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो नीमच में जो सैनिक विद्रोह हुआ था या क्रांतिकारियों ने जो बगावत की अलग जगाई थी, तो इस संदर्भ में किस प्रकार के सवाल उठते हैं, उन्हीं सवालों के कुछ जवाब देने की कोशिश इस स्लाइड में की गई है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई कि वे अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहेंगे तथा उसने खुद भी बाइबल की शपथ ली थी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नसीराबाद में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसी के चलते निम्मत छावनी के अंदर कर्नल एबोट को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि एक छावनी में अगर क्रांति की या विद्रोह की या बगावत की शुरुआत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी उसकी अपनी छावनी में भी लग सकती है। इसी के चलते उसने सबसे पहले भारतीय सिपाहियों को शपथें दिलवाई कि भाई आप जो है अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहेंगे और यहाँ किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं करेंगे। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि किस सैनिक छावनी में भारतीय सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई गई थी। तो साथियों नीमच छावनी में भारतीय सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई गई थी। दूसरा सवाल ये भी पूछा गया है कि वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारतीय सिपाहियों को उनके अपने धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलवाई कि वे अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहेंगे। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है कर्नल एबोट। और ये कब की घटना है? तो ये 2 जून 1857 की घटना है। लेकिन इस क्रम में जब कर्नल एबोट भारतीय सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवा रहा था या शपथ लेने के लिए मजबूर कर रहा था, उसी दौरान एक मुस्लिम सिपाही थे और उनका नाम था मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने की शपथ नहीं खाई थी, यानी शपथ नहीं ली थी, यानी कसम खाने से उसने इनकार कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। लेकिन मोहम्मद अली बेग नामक मुस्लिम सिपाही ने वफादारी की कसम खाने से इनकार कर दिया। भाई उन्होंने मना कर दिया कि अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो इस तीसरे पॉइंट को या तीसरे फैक्ट को भी हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि वो सिपाही जिसने अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार न रहने की कसम खाई थी उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। आगे बढ़ते हैं। अब इस छावनी के अंदर, कौन सी? नीमच छावनी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सवाल उठता है ये। दूसरी बात, नीमच छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये अगला सवाल उठता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नीमच छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो नीमच छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। और इस छावनी में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हीरा सिंह। तो 2 नए फैक्ट हमारे सामने आ जाते हैं कि हीरा सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने नीमच छावनी में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। और दूसरी बात, 3 जून 1857 को इस छावनी में विद्रोह की जो ज्वाला है वो भड़क उठी। तो 2 जून 1857 को कर्नल एबोट जो है कस्में खिलवाता है गंगा और कुरान की भारतीय सिपाहियों को। मोहम्मद अली बेग साहब जो है वो मना कर देते हैं कि वो जो है अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। और इसी के चलते अगले ही दिन 3 जून 1857 को नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और हीरा लाल इन भारतीय सिपाहियों का, जो कि नीमच छावनी में थे, उनका नेतृत्व करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स यहाँ लिखे गए हैं। नीमच छावनी में क्रांति का प्रारंभ 3 जून 1857।
क्रांति का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? तो हीरा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया नीमच छावनी में। अब होता क्या है, 3 जून 1857 को जब नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, तो उसी दिन उसी तारीख की लगभग रात में 11 बजे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो तोपखाना था, यानी जहाँ पे गोला बारूद और हथियार रखे थे अंग्रेजी प्रशासन ने अपने, तो उस तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया। और उस पे अधिकार करने के बाद में पूरी की पूरी छावनी इनके कंट्रोल में आ गई। और जब पूरी छावनी को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसको घेर लिया, तो उसमें आग लगा दी। तो इसके चलते जो अंग्रेजी लोग वहाँ रह रहे थे, उनको वहाँ से भागने पे मजबूर होना पड़ा। तो 3 जून 1857 की रात को 11 बजे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ पे विद्रोह किया? ये नीमच छावनी में विद्रोह किया। किसने किया? भारतीय सिपाहियों ने। कब किया? 3 जून 1857 को। ठीक है। अब उनकी गतिविधियां, उनकी एक्टिविटीज क्या थी कि भाई उन्होंने रात में लगभग 11 बजे के आसपास विद्रोह किया, उसके बाद तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया और फिर पूरी की पूरी सैनिक छावनी को कंट्रोल करके उसमें आग लगा दी। अब इसका परिणाम क्या निकला? इस आग के चलते क्या होता है, नीमच छावनी से जान बचाकर जो अंग्रेजी लोग थे वो वहां से भागते हैं। तो कहते हैं कि लगभग 40 अंग्रेज थे जो नीमच सैनिक छावनी से अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो ये भाग के पहुंचते हैं एक गांव में, और उस गांव का नाम था डूंगला गांव। ठीक है। 40 अंग्रेजी जो लोग 40 अंग्रेज नीमच सैनिक छावनी से भाग के डूंगला गांव में पहुंचते हैं। और डूंगला गांव में एक किसान थे, उन किसान का नाम था रुगाराम। तो रुगाराम के यहाँ पे ये लोग शरण लेते हैं। तो इस सवाल को भी कई बार पूछा गया है कि जो अंग्रेजी लोग नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह के बाद भागते हैं या वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं, तो उनको शरण किस गांव में मिलती है? तो उनको शरण मिलती है साथियों डूंगला गांव में। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि उनको शरण देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो उनको शरण देने वाले व्यक्ति का नाम था रुगाराम, और ये पेशे से, व्यवसाय से एक किसान थे। तो नीमच छावनी से जान बचाकर भागने वाले 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव के रुगाराम ने अपने यहाँ शरण दी। तो शुरुआत में इन लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और डूंगला गांव पहुंच गए, और रुगाराम के यहाँ इन्होंने अपनी रुगाराम के यहाँ इन्होंने शरण ले ली। लेकिन इसके बाद में जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के जो पीए थे, उनका नाम था एलसी सावर्स, और मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा तखत सिंह। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने क्या किया, इनको वहां से मतलब डूंगला गांव से इन सारे लोगों को अपने साथ लिया, और इनको अपने साथ लेके ये पहुंच जाते हैं उदयपुर में। और जब ये उदयपुर पहुंचे, तो उदयपुर में इनको कहाँ रखा गया, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर जब इनको लेके पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, जिनका नाम है एलसी शावर्स। तो डूंगला से ये लोग, पहले तो ये लोग नीमच छावनी से अपनी जान बचा के भागते हैं डूंगला गांव में रुगाराम के यहाँ रहते हैं। उसके बाद वहां से मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट एलसी सावर्स इनको लेके उदयपुर पहुंचते हैं, और उदयपुर के जो महाराणा थे तखत सिंह, वो इनकी व्यवस्था करते हैं, इन 40 अंग्रेजों की रहने की व्यवस्था करते हैं। तो वो व्यवस्था कहाँ की जाती है? तो वो व्यवस्था की जाती है साथियों पिछोला झील में, जो जग मंदिर के महल बने हुए थे उन महलों में। और इन सारे के सारे लोगों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को वहां छोड़ दिया जाता है, और उस व्यक्ति का नाम था गोकुल चंद पारिक। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप अपने की नोट्स में लिख सकते हैं। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट एलसी सावर्स इन 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव से उदयपुर ले गया, जहां मेवाड़ के महाराणा माफ कीजिए तखत सिंह नहीं, स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील में बने जग मंदिर के महलों में गोकुलचंद पारिक की देखरेख में ठहराया। तो इस तरीके से नीमच से जान बचाकर भागने वाले जो 40 अंग्रेज व्यक्ति थे, उनको शरण मिलती है फाइनली उदयपुर में जाके। और उदयपुर में भी कहाँ? पिछोला झील में जो जग मंदिर के महल बने हुए थे वहां पे। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो कई सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। कर्नल एबोट के बारे में हमने जाना, उसके अलावा उस सिपाही के बारे में जाना जिसने जो है अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने की कसम खाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में हमने देखा कि क्रांति शुरू कब होती है, और उसके बाद नीमच में क्रांति का नेतृत्व कौन करता है।
और 3 जून 1857 की रात में जो बगावत होती है उसका रिजल्ट क्या निकला कि अंग्रेजों को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। तो वो अपनी शरण कहाँ लेते हैं, शरण देने वाला व्यक्ति कौन था, और उस गांव से उदयपुर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था, और उदयपुर के महाराणा का नाम क्या था, और उदयपुर के महाराणा ने इन लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था किस जगह की थी। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे सवाल जो है हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापसी वहीं कि नीमच में जब क्रांतिकारियों ने 3 जून 1857 की रात में तोपखाने पे अधिकार कर लिया और पूरी की पूरी सैनिक छावनी को आग के हवाले कर दिया, तो यहाँ से ये लोग निकलते हैं निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा के लिए निकलते हैं, और क्रांतिकारी जो है नीमच छावनी के बाद में निम्बाहेड़ा पहुंच जाते हैं। निम्बाहेड़ा जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ की आम जनता ने इनका बहुत खुले दिल से जोर शोर से स्वागत किया। ठीक है, यहाँ से निम्बाहेड़ा से ये क्रांतिकारी पहुंचते हैं शाहपुरा, और शाहपुरा के शासक जो थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह ने भी इन क्रांतिकारियों की सहायता की। सहायता किस तरीके से की कि इन क्रांतिकारियों के लिए धन की व्यवस्था की, साथ साथ जो रसद सामग्री होती है उसकी भी व्यवस्था की। तो इस तरीके से शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने भी नीमच सैनिक छावनी में जो नीमच सैनिक छावनी से जो क्रांतिकारी निकले थे उनकी मदद की थी। और शाहपुरा के बाद में ये लोग देवली पहुंचते हैं। ठीक है, देवली टोंक होते हुए ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं फाइनली। तो इस तरीके से करके नीमच सैनिक छावनी में जो है 1857 की क्रांति होती है। तो अगर एक बार फटाफट रिवाइज करें तो सबसे कुछ की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने नीमच सैनिक छावनी में भारतीय सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई। मोहम्मद अली बेग जो कि एक मुस्लिम सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहने की कसम खाने से इनकार कर दिया। 3 जून 1857 को नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है। हीरा सिंह इस विद्रोह या इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और 3 जून 1857 की रात में जब पूरी की पूरी सैनिक छावनी को कंट्रोल में करके उसमें आग लगा दी जाती है, तो 40 अंग्रेज भाग के शरण लेते हैं डूंगला गांव में रूगाराम किसान के यहाँ। और डूंगला गांव से मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट एलसी सावर्स इनको ले जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर के जो शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, वो इनकी व्यवस्था करते हैं पिछोला झील में बने हुए जग महल के मंदिरों में। ठीक है, और वहाँ पे गोकुल चंद पारिक को नियुक्त कर दिया जाता है इन 40 अंग्रेजों की देखभाल करने के लिए। उसके बाद में नीमच सैनिक छावनी से जो क्रांतिकारी हैं वो निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में वहाँ की जो आम जनता है वो इनका स्वागत करती है। निम्बाहेड़ा से शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने धन और रसद सामग्री देके क्रांतिकारियों की सहायता की। और शाहपुरा से देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो साथियों, ये नीमच छावनी में की गतिविधियां थी 1857 की क्रांति के दौरान। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी जो कि पाली में पड़ती है। तो इस छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है और कैसे कैसे यहाँ किन लोगों ने नेतृत्व किया, क्या कुछ अलग इस सैनिक छावनी में होता है, तो उन्हीं गतिविधियों को अभी हम जानेंगे। तो हमारा अगला जो है टॉपिक वो है एरनपुरा छावनी में। एरनपुरा छावनी जो कि पाली में है, यहाँ पे 1857 की क्रांति की का स्वरूप या गतिविधियां। तो इस क्रांति का प्रारंभ कैसे होता है? तो साथियों, इस क्रांति का प्रारंभ की जड़ें कहीं ना कहीं 1835 में एक नई सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी। तो उस नई सैनिक टुकड़ी को बनाने के पीछे जो कारण था, उस कारण के साथ भी कहीं ना कहीं इस विद्रोह की कुछ जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसी चीज़ को देखते हैं। 1835 में क्या किया गया? 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर के जो जोधपुर की सेना के अंदर जो सवार थे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये अकुशल है, ये सक्षम नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है। तो ये आरोप अंग्रेजों ने लगा दिया। ये आरोप लगाने के बाद में एक नई सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया, और वो नई सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। ठीक है, तो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है। लेकिन इसका गठन जब किया गया
तो क्यों गठन किया गया? तो उसके पीछे कारण ये दिया गया कि भाई जोधपुर की सेना के अंदर जो सवार हैं वो कुशल नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, वो योग्य नहीं है, इसलिए उनको हटाया जाए और एक नई सैनिक टुकड़ी, एक सैनिकों की नई तरीके से भर्ती की जाए। तो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया गया। अब जोधपुर लीजियन का इस सैनिक टुकड़ी का केंद्र रखा गया जोधपुर को। ठीक है, अब ये तो हो गया 1835 के बाद। अब चलते हैं 1857 की क्रांति के आसपास के वर्षों में। तो 1857 में क्या होता है कि इसी सैनिक टुकड़ी यानी जो जोधपुर लीजियन थी, इसके 90 सैनिकों को अभ्यास करने के लिए 90 सैनिकों को अभ्यास करने के लिए आबू भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये 90 सैनिक आबू में अभ्यास कर रहे होते हैं। जब ये वहाँ गए तो इन्हें समाचार मिला कि भाई दूसरी छावनियाँ जो हैं उसमें उनमें जो है भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया है और बगावत कर दी है, विद्रोह कर दिया है। तो ये लोग भी उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, और 21 अगस्त 1857 को इन 90 सैनिकों ने, जो कि कौन सी सैनिक टुकड़ी के थे? जोधपुर लीजियन के, तो इन 90 सैनिकों ने कर दिया विद्रोह आबू के अंदर। तो इन 90 सैनिकों ने आबू के अंदर विद्रोह कर दिया। अब उस दौर में अगर देखें सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट, तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जीडी होल। ठीक है, तो ये 90 सैनिक आबू में विद्रोह करने के बाद में क्या करते हैं, जीडी होल का जो बंगला है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़, ये खबर एरनपुरा छावनी में पहुंचती है, ठीक है, तो ये एरनपुरा छावनी में पहुंचती है न्यूज़, तो 2 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1857 से अगर देखें तो 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा में इसी सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अगर देखा जाए कि क्रांति का प्रारंभ तो आबू के अंदर जोधपुर लीजियन ने विद्रोह किया था 21 अगस्त 1857 को, और एरनपुरा छावनी के अंदर 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई 23 अगस्त 1857 को। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था क्रांति का प्रारंभ। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर के सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया। मैंने बताया 1835 में एक नई सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। उस नई सैनिक टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन। क्यों गठन किया गया उसका कारण हमारे सामने है। इसका केंद्र रखा गया, इसका केंद्र जोधपुर में रखा गया था, और इस लीजियन के 90 सैनिक अभ्यास के लिए आबू गए थे, माउंट आबू भेज दिया गया था। तो 21 अगस्त 1857 को इन्होंने आबू में विद्रोह कर दिया। तो आबू में विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857 को, और एरनपुरा छावनी में होगा 23 अगस्त 1857 को। दोनों तिथियों के बीच में हमें थोड़ा सा अंतर या फर्क रखना होगा। अब सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जीडी होल। तो जिन 90 सैनिकों ने आबू में विद्रोह किया था उन्होंने क्या किया, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट के बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, यानी फिर से एक बड़े अंग्रेज अधिकारी को अपने नियंत्रण में कर लिया या उसको डराने धमकाने की कोशिश की गई, और एक जीडी होल के बंगले पर हमला कर दिया गया, और 23 अगस्त 1857 को इन्होंने एरनपुरा में विद्रोह कर दिया। अब अगला सवाल उठता है कि एरनपुरा छावनी में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या इस विद्रोह या इस बगावत का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे साथियों 3 लोग हैं। वो 3 लोग कौन कौन थे? एक थे मोती खान, दूसरे शीतल प्रसाद, और तीसरे तिलक राम। तो ये 3 लोग होते हैं जिन्होंने एरनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस सवाल को भी साथियों कई बार पूछा गया है। तो इन तीनों नामों को हमें अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने एरनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी कड़ी में एक अगली चीज़ ये आती है कि इस समय यहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा एक नारा दिया गया था, ठीक है, और वो नारा क्या था? वो नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस सैनिक छावनी से संबंधित है? तो साथियों ये एरनपुरा सैनिक छावनी से संबंधित है। या इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। एरनपुरा से 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय सिपाहियों ने किस नारे का इस्तेमाल किया था? तो एरनपुरा माफ कीजिएगा 1857 की क्रांति के समय भारतीय सिपाहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा का इस्तेमाल
जोर शोर से किया था। तो नारा किस सैनिक छावनी के सिपाहियों ने दिया, यह हमें याद रखना पड़ेगा। एरनपुरा सैनिक छावनी के सिपाहियों ने यह नारा दिया था। यह नारा क्या था, यह हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे 3 फैक्ट हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आबू के अंदर 21 अगस्त 1857 को। उसके बाद में एरनपुरा छावनी में शुरुआत होती है 23 अगस्त 1857 को। नेतृत्व किसने किया, तो 3 लोगों ने किया। कौन कौन से थे, मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। उसके बाद में किस नारे का इस्तेमाल किया गया था, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस नारे का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो उसको फटाफट देख लेते हैं। एरनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने एरनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति के विद्रोह का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा वहां के सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अब एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ करने के बाद में क्रांतिकारियों का आखिरी पड़ाव होता था भाई, उनका टारगेट होता था दिल्ली पहुंचना। क्यों, क्योंकि दिल्ली में थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। और जो हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति हुई, तो मेरठ छावनी से जो सिपाही चले थे वो दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना नेता या अपना नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया था बहादुर शाह जफर सेकंड को, क्योंकि ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो अंग्रेजों से पहले मुगलों की सत्ता हुआ करती थी। तो इसलिए जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में 1857 की क्रांति होती है, वहाँ से जो विद्रोही हैं या जो क्रांतिकारी हैं, उनका आखिरी टारगेट होता था दिल्ली पहुंचना। तो एरनपुरा छावनी में विद्रोह करने के बाद में जो एरनपुरा छावनी के सैनिक थे या जो विद्रोही थे या जो क्रांतिकारी थे, वो दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये दिल्ली की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में खैरवा एक जगह का नाम है साथियों, खैरवा में इन क्रांतिकारियों की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति का नाम था ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जो थे, ये आउवा के ठाकुर हुआ करते थे। ठीक है, आउवा भी पाली में पड़ता है, खैरवा भी पाली में पड़ता है। तो जो क्रांतिकारी एरनपुरा छावनी से निकले दिल्ली के लिए, उनकी रास्ते में मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, और उनका नाम था ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ठीक है, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का संबंध आउवा क्षेत्र से था, और आउवा क्षेत्र पाली में पाली जिले में पड़ता है। जिस जगह पे इन लोगों के साथ ये जो एरनपुरा छावनी के जो सिपाही हैं, इनकी मुलाकात जिस जगह पे होती है, उस जगह का नाम था खैरवा। खैरवा भी पाली में पड़ता है। ठीक है, अब ये लोग समझाते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग एरनपुरा में तो अपना काम करके आ चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है दिल्ली पहुंचना और अंग्रेजों का मुकाबला करना। तो अब जो है हम ये चाहते हैं कि भाई आप हमारा नेतृत्व करें, यानी आपकी लीडरशिप में हम आगे की गतिविधियों को अंजाम दें। तो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के सामने ये प्रपोजल रखा जाता है, और क्रांतिकारी जब बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जो है नेतृत्व करना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो खैरवा में ही ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने एरनपुरा से चले सैनिक विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। ठीक है, अब क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का संबंध आउवा क्षेत्र से था, तो आउवा में जो 1857 की क्रांतिकारियों के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही थी, उन गतिविधियों के 2 अहम केंद्र थे। एक केंद्र था सुगाली माता का मंदिर, और दूसरा केंद्र था वो था कामेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इस स्लाइड के जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। एरनपुरा के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में खैरवा में विद्रोहियों की मुलाकात आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से हुई। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि एरनपुरा से जब सैनिक चलते हैं दिल्ली के लिए, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है खैरवा, और खैरवा में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से क्रांतिकारी मिलते हैं, और उनको उनसे ये कहा जाता है कि भाई आप हमारा नेतृत्व करें और हम इस क्रांति को जारी रखते हैं। तो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से मिल गए, और ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत आउवा से थे। तो आउवा में जो इन क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र जो थे वो थे सुगाली माता का मंदिर,
और कामेश्वर मंदिर। और खैरवा वो जगह थी जहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया, तो उसको इस जगह लिखा गया है। फटाफट अगर देखें कुछ की पॉइंट्स, तो एरनपुरा पाली में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो एरनपुरा पाली में क्रांति की शुरुआत होती है 23 अगस्त 1857 को। किसने किया? जोधपुर लीजेंड ने किया था। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा है? तो 3 लोग हैं, मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। किस नारे का इस्तेमाल किया गया? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस नारे का इस्तेमाल किया गया था। एरनपुरा के बाद क्रांतिकारी जब दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो किस स्थान पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से उनकी मुलाकात होती है? तो खैरवा में मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आउवा क्षेत्र से उनका संबंध था, और आउवा पाली जिले में पड़ता है। किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया? तो खैरवा में। खैरवा वो जगह थी जो कि पाली में पड़ता है, जहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। आउवा में क्रांति के 2 केंद्र कौन कौन से थे? तो आउवा में क्रांति के 2 केंद्र थे, सुगाली माता मंदिर और कामेश्वर मंदिर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो ये एरनपुरा छावनी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमारे सामने थे। अब चलते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जब इन विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया तो उसके बाद में कौन कौन सी अन्य गतिविधियां होती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अहम तिथि के बारे में, और वो अहम डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 8 सितंबर 1857। 23 अगस्त 1857 को क्या होता है? एरनपुरा पाली में विद्रोह की शुरुआत होती है। अब देखते हैं 8 सितंबर 1857 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये साथियों इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना, अंग्रेजी सेना और मेवाड़ की सेना, ठीक है, और माफ़ कीजिएगा, मारवाड़ यानी जोधपुर की सेना को पराजित कर देती है और क्रांतिकारियों की जीत होती है। तो इसी सिलसिले में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। एक चीज़ तो हम लोग शुरुआत से जानते हैं, मैंने बताया था एजीजी। एजीजी का मतलब क्या होता है? तो एजीजी होता है वो व्यक्ति जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है, या सामान्य तौर पे इसका पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजपूताना के एजीजी कौन थे? इस चीज़ को हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि राजपूताना के जो एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक, अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये खबर मिलती है कि भाई एरनपुरा पाली से जो सैनिक चले थे उनकी मुलाकात आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हो चुकी है, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व कर रहे हैं, और ये सारे के सारे लोग जो हैं आउवा में एकत्रित हैं। ठीक है, तो एजीजी, राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को ये पता चलता है कि भाई जो क्रांतिकारी हैं उनका जमाव है आउवा के अंदर। तो एजीजी उस समय लिखते हैं जोधपुर के महाराजा तखत सिंह को कि भाई आप जो है मदद कीजिए आउवा से क्रांतिकारियों को खदेड़ने में। तो एजीजी लिखते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए आउवा से क्रांतिकारियों को खदेड़ने में, या 1857 की क्रांति की जो गतिविधियां आउवा में हो रही हैं उनको खत्म कर देने में, या उनका दमन करने के संदर्भ में। तो एक तो राजपूताना की एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दूसरी चीज, जोधपुर के शासक का नाम क्या है? तो जोधपुर के शासक है महाराजा तखत सिंह। तो ये लेटर उन तक पहुंचता है, और महाराजा तखत सिंह जो है वो तैयार हो जाते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की का जो प्रपोजल था उसको, उस संदर्भ में आगे काम करने के लिए कि भाई ठीक है हम आपकी मदद करेंगे इस सिलसिले में। ठीक है, अब जोधपुर के महाराजा क्या करते हैं? जोधपुर के महाराजा अपनी सेना भेज देते हैं आउवा में। तो इस दौरान जोधपुर की जो सेना होती है उसके सेनापति होते हैं कुशल राम सिंघवी। तो कुशल राम सिंघवी को जोधपुर की सेना की कमान सौंप दी जाती है, और एक अहम व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है ओनाड सिंह पवार। ओनाड सिंह पवार जो है वो जोधपुर के किलेदार होते हैं। तो इन 2 अहम व्यक्तियों के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जोधपुर की सेना को, जोधपुर की राजकीय सेना को भेज देते हैं। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये सूचना मिलती है कि भाई जोधपुर से सेना भेज दी गई है। तो वो क्या करते हैं, अपने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लेफ्टिनेंट हीथकोट, ठीक है, वो अंग्रेजी सेना के सेनापति हुआ करते थे। तो लेफ्टिनेंट हीथकोट को
अंग्रेजी सेना की कमान सौंप के भेज देते हैं। तो एक तरफ तो जोधपुर की राजकीय सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की अपनी सेना, ठीक है। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे लेफ्टिनेंट हीथकोट और जोधपुर की सेना के सेनापति थे कुशलराम सिंघवी, साथ में किलेदार ओनाड सिंह पंवार। तो ये एक संयुक्त सेना बन गई, दोनों सेनाएं मिली और अब इनका लक्ष्य था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हराना, ठीक है। तो 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ, जोधपुर की राजकीय सेना और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच आहुआ के निकट जगह पड़ती है बिथोड़ा, वहां पे इनके आपस में बिथोड़ा नामक जगह पे ये जो सेनाएं हैं, ये दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है और यहाँ पे युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। तो चलिए पहले जो लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि जो बताया है वही लिखा है कुछ और है। तो सबसे पहले राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को जब आहुआ में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो उसने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए लिखा कि भाई आहुआ से क्रांतिकारी खदेड़ने हैं तो आप हमारी मदद कीजिए। ये बात किसे लिखी गई, ये बात लिखने वाला व्यक्ति था राजपूताना का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जिसे लिखी गई वो थे जोधपुर के महाराजा तखत सिंह। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया। जोधपुर के महाराजा ने अपने किलेदार ओनाड सिंह पंवार और जोधपुर के सेनापति कुशलराम सिंघवी को सेना की कमान सौंपी और इनको भेज दिया पैट्रिक लॉरेंस के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। इधर से अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे, तो अंग्रेजी सेना के सेनापति थे लेफ्टिनेंट हीथकोट, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट हीथकोट प्लस जो राजकीय सेना थी जोधपुर की, इनका युद्ध होना है बिथोड़ा में और किसके साथ होना है, तो इनका युद्ध होना है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना के साथ। तो 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की राजकीय सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना के बीच आहुआ के निकट, आहुआ के पास में है, बिथोड़ा में युद्ध होता है, ठीक है। ये अब हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस सीरीज में हम मुख्यतः 3 अहम युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा में ये युद्ध होता है। अब शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। 2 समूह हैं, 2 ग्रुप हैं जिनके बीच में ये लड़ाई होती है, 2 के बीच में ही होगी, जाहिर सी बात है। तो एक तरफ तो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत लीडरशिप कर रहे हैं, साथ साथ जो एरनपुरा छावनी से जितने विद्रोही आए हैं वो भी इनके साथ शामिल हैं। तो एक तरफ तो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरनपुरा के विद्रोही, ठीक। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये आहुआ के ठाकुर थे। और इनके साथ जिनके साथ इनका युद्ध हो रहा है वहाँ कौन कौन शामिल है, तो हमने पढ़ा कि जोधपुर की राजकीय सेना शामिल है। चलिए, तो जो जोधपुर की राजकीय सेना थी उसका सेनापति कौन है, कुशलराम सिंघवी। दूसरी तरफ अंग्रेज जो सेनापति था वो इनके साथ शामिल है क्योंकि अंग्रेजों की सहायता के लिए जोधपुर की राजकीय सेना आई है। उसका नाम क्या है, कर्नल हीथकोट, माफ कीजिएगा लेफ्टिनेंट हीथकोट। तो हीथकोट है, ये कौन है, अंग्रेज सेनापति। तो दोनों समूहों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, इस युद्ध का परिणाम निकलता है कि बिथोड़ा में 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर जीत हासिल होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व उनकी सेना को। दूसरा परिणाम क्या निकला कि इस युद्ध में जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पंवार मारे जाते हैं, साथ साथ 76 अन्य सैनिक होते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। तो ये 3 परिणाम हमारे सामने आते हैं कि बिथोड़ा के युद्ध में किसकी जीत हुई, बिथोड़ा के युद्ध में हुई क्रांतिकारियों की जीत। अब क्रांतिकारियों की जीत स्पेसिफाई करें तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत। हार किसकी होती है, तो हार होती है जोधपुर की राजकीय सेना की, जिसके सेनापति थे कुशलराम सिंघवी, जिसमें किलेदार ओनाड सिंह पंवार शामिल थे, साथ साथ जिसमें अंग्रेज सेनापति लेफ्टिनेंट हीथकोट शामिल थे। तो इनकी हार होती है। लेकिन ये सवाल पूछा गया है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। दूसरी चीज, किस किस के बीच में हुआ, तो भाई ये इसमें कौन कौन शामिल था, तो अक्सर हमें कुछ नाम याद रखने होते हैं। तो एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है और दूसरी तरफ है जोधपुर की राजकीय सेना के सेनापति कुशलराम सिंघवी प्लस किलेदार ओनाड सिंह पंवार और अंग्रेज सेनापति लेफ्टिनेंट हीथकोट, ठीक है। कौन मारा गया, तो वही जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पंवार मारे गए। तो साथियों ये कुछ फैक्ट्स थे बिथोड़ा के युद्ध से जुड़े हुए। पहली चीज 8 सितंबर 1857 को हुआ, ठीक है। किनके बीच में हुआ ये क्लियर हो गया।
और परिणाम क्या निकला। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चेलावास का युद्ध थोड़ा सा इजी है। इजी कैसे है कि बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। उसके जस्ट 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को एक दूसरा युद्ध होता है और उस युद्ध को कहा जाता है चेलावास का युद्ध। ठीक है, तो 10 दिन बाद में होता है। तो यही चीज़ है कि हम इस क्रम में 3 युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक को हम डिस्कस कर चुके हैं, बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा है चेलावास का युद्ध। तो दोनों तिथियां मुझे नहीं लगता है कि याद करने में कोई परेशानी होगी। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध और 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। ठीक है, अब पिछले युद्ध में हमने पढ़ा था कि राजपूताना के एजीजी लिखते हैं जोधपुर के शासक को और अपनी तरफ से वो भेजते हैं लेफ्टिनेंट हीथकोट को। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। तो बिथोड़ा के युद्ध में हार की खबर जैसे ही पहुंचती है किसके पास, बिथोड़ा का युद्ध हार गए, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। तो जैसे ही ये सूचना, ये खबर राजपूताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस के पास में पहुंचती है, तो पैट्रिक लॉरेंस क्या करते हैं, वो अजमेर से सेना लेके रवाना होते हैं। बड़ा गुस्से में होते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने हमारी इतनी बड़ी संयुक्त सेना को हरा दिया। हमारे अंदर क्षमता की, कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते ना कि सामने क्रांतिकारी हैं और वो जोश से ओत-प्रोत हैं। ठीक है, तो जैसे ये दुखद समाचार एजीजी को मिलता है, वो चल पड़ते हैं अपनी सेना लेके अजमेर से। तो बिथोड़ा के युद्ध में हार की खबर मिलने पर राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर रवाना हो जाते हैं। अब साथ साथ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि भाई इन्हीं का काम है। जब बड़ा अधिकारी शामिल होने के लिए जा रहा है, तो छोटे मोटे सारे अधिकारियों को शामिल होना पड़ता है। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैकमोशन। मैकमेशन भी लिखते हैं, मोशन भी लिखते हैं। ठीक है, तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोशन। ये भी सेना के साथ में चल पड़ते हैं। तो यहाँ से हमें एक दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि भाई जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था, तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैकमोशन। ये भी सेना के साथ में रवाना हो लिए। और 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के साथ में चेलावास नामक जगह पे दोनों पक्षों में युद्ध होता है। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष कौन कौन से हैं, तो ये दोनों पक्ष हैं अंग्रेजों के। एक तरफ तो राजपूताना के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दूसरी तरफ जोधपुर के पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन। तो ये दो अहम व्यक्ति, वही मैंने बताया, दो समूहों के बीच में युद्ध होगा, लेकिन हमें अहम व्यक्तियों के नाम याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया है। और किसके साथ युद्ध हो रहा है, तो कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध हो रहा है, और ये कौन है, आहुआ के ठाकुर हैं। तो इस चीज़ को स्पेसिफाई भी किया है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के साथ चेलावास नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। कब हुआ, 18 सितंबर 1857, पिथौरा के 10 दिन बाद। किस जगह युद्ध हुआ, चेलावास में, इसलिए इसको चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरफ तो पैट्रिक लॉरेंस है, कौन है ये राजपूताना के एजीजी हैं। इनके साथ कौन शामिल है, मैकमोशन, ये कौन है, ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं। अब इस ग्रुप की लड़ाई किसके साथ है, युद्ध किसके साथ है, तो भाई वही जो पिछले युद्ध में जीते। पिछले युद्ध में कौन जीता था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ये कौन है, तो भाई ये वो शख्सियत हैं जिन्हें आहुआ का ठाकुर कहा जाता है। तो कुशाल सिंह चंपावत कौन है, आहुआ के ठाकुर। अब हमें ये देखना है कि भाई इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो इस युद्ध का परिणाम अपने आप में अचंभा भरा है, और इस हद तक अचंभे से भरा हुआ है कि इसने अंग्रेजों के मन में डर और आतंक का माहौल पैदा कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं परिणाम क्या निकला। युद्ध के दौरान मैकमोशन मारा गया। कौन है भाई ये मैकमोशन, तो मैकमोशन है जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट। तो चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया, तो चेलावास के युद्ध में मैकमोशन मारे गए। कौन है ये, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। मारे नहीं गए, इस इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और उस सिर को पकड़ के पूरे आहुआ के अंदर तसल्ली से क्रांतिकारियों के द्वारा घुमाया जाता है। और जब क्रांतिकारियों का मन भर गया कि भाई बहुत सैर करवा ली आहुआ की, तो फाइनली वो क्या करते हैं, फाइनली इस व्यक्ति का, मैकमोशन का सिर जो है वो आहुआ के किले पर, किले का जो दरवाजा होता है उसके ऊपर टांग देते हैं।
तो ये एक अहम परिणाम निकलता है कि भाई इसने कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की श्रेष्ठता को दूसरी बार साबित किया कि इससे पहले बिथोड़ा में अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी, और चैलावास में तो और भी बुरा हाल किया। बिथोड़ा में जोधपुर के किलेदार उनाड सिंह पवार की मृत्यु होती है, ठीक है, वो मारे जाते हैं युद्ध में। लेकिन चैलावास के युद्ध में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पीए, जो कि एजीजी को रिपोर्ट करता है, एक अहम अधिकारी जिसका नाम मैकमोशन है, उसकी हत्या कर दी गई और उसका सिर धड़ से अलग किया गया और उसको पूरे आउवा में क्रांतिकारियों के द्वारा घुमाया जाता है, और आखिरी में मैकमोशन के इस सिर को आउवा के किले के दरवाजे के ऊपर टांग दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की योग्यता, श्रेष्ठता और उनकी अपने राज्य, अपने क्षेत्र के प्रति जो भावना है, उस भावना को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक चीज, दूसरा परिणाम क्या निकला कि भाई जाहिर सी बात है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है, उनका समूह उनके नेतृत्व में जीत जाता है। ठीक है, और तीसरी बात, राजपुताना के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिस व्यक्ति का काम है भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना, उन्हें इस युद्ध से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। तो तीन अहम परिणाम आते हैं चेलावास के युद्ध के हमारे सामने। पहला, मैकमोशन मारे गए, उसका सिर धड़ से अलग किया गया, पूरे आउवा में घुमाया गया और उसको बाद में आउवा के किले के दरवाजे के मुख्य द्वार के ऊपर टांग दिया गया। दूसरी चीज, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत, उनको विजय हासिल होती है। और तीसरी चीज, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को वहां से भागना पड़ता है और अपनी जान बचानी पड़ती है। यानी ये जहां से आए थे वहीं की तरफ हो लिए, अजमेर से चले थे सेना लेके और अजमेर के रास्ते ही हो लिए। तो तीन अहम परिणाम चेलावास के युद्ध के हमारे सामने स्पष्ट है। चेलावास के युद्ध को जो है वो एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। चेलावास के युद्ध को काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अपने आप को गोरा कहते थे और भारतीयों को जो है अपने से निम्न मानते थे, काला कहते थे। तो चेलावास के युद्ध को काले गोरे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं परिणाम। युद्ध के दौरान मैकमोशन मारा गया व उसका सिर धड़ से अलग करके आउवा में घुमाया गया तथा बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हुई तथा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, इन्हें भागकर अजमेर की राह लेनी पड़ी। ठीक है, चेलावास के युद्ध को काले गोरे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद क्रांतिकारी आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो एरनपुरा के विद्रोही खैरवा पाली में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं, और उसके बाद में होता क्या है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, फिर होता है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद में क्रांतिकारी जो है वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं, और आगे अंतिम पड़ाव क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो एरनपुरा के विद्रोही इस युद्ध के बाद शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, साथियों नेतृत्व बदल रहा है। बदल कैसे रहा है? क्योंकि अब इन्हें आगे जाना है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास जिम्मेदारी क्या है, अपने इलाके के अन्य लोगों को संगठित करना, अन्य दूसरे जो सामंत हैं, दूसरे जो ठाकुर हैं, उनको एकजुट करना और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो ये अपनी गतिविधियों को यही जारी रखने वाले हैं और क्रांतिकारी आगे की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका नेतृत्व कौन करेगा? शिवनाथ सिंह। ठीक है, तो एरनपुरा पाली के विद्रोही जो है वो दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, और इस दौरान अब इस अगले पड़ाव में उनका नेतृत्व कर रहे थे शिवनाथ सिंह। ठीक है, अब रास्ते में एक जगह पड़ती है नारनौल, हरियाणा में। रास्ते में नारनौल में ब्रिगेडियर गेराद की सेना ने एरनपुरा पाली के इन सैनिकों को, इन क्रांतिकारियों को, जो कि शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इनके साथ कर्नल गेराड की, माफ़ कीजिएगा, ब्रिगेडियर गेराड की जो सेना है उसका आमना सामना हो जाता है। तो किस जगह हुआ? नारनौल में। नारनौल कहाँ पड़ता है? वर्तमान में हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के नारनौल में एरनपुरा छावनी के जो विद्रोही थे शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, उनका आमना सामना हो जाता है ब्रिगेडियर गेराद की सेना के साथ में। और फाइनली यहाँ पे ब्रिगेडियर गेराद की जो सेना है वो एरनपुरा पाली के इन क्रांतिकारी, इन विद्रोहियों को हरा देती है। तो यहाँ उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी चेलावास के युद्ध के बारे में।
चलिए आगे देखते हैं, आउवा का युद्ध। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें ना इसमें अंतर डिफ्रेंशिएट करते रहना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, जीत किसकी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। उसके बाद चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद, ठीक है, कब? 18 सितंबर 1857, जीत किसकी? फिर से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। हारा कौन इस युद्ध में? तो अंग्रेजी सेना। ठीक है, कौन कौन शामिल है? 2 बड़े अधिकारी, राजपुताना के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दूसरी तरफ कौन था? मैकमोशन, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक, अब देखते हैं आउवा का युद्ध। तो हमने देखा कि भाई चेलावास के युद्ध के बाद में एजीजी साहब को भागना पड़ता है और अजमेर की राह लेनी पड़ती है, और ये खबर पहुंचती है भारत के गवर्नर जनरल के पास में, और भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को ये पता चलता है कि भाई राजस्थान के अंदर अंग्रेजी प्रशासन की नींव किसी भी समय हिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय सिपाही हैं उनके तेवर ठीक नहीं है, और वो अंग्रेजी प्रशासन की जड़ों को नेस्तो नाबूद करने के इरादे से चले हैं, और बार बार अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। और स्पेसिफिकली किस इलाके में? आउवा के अंदर कि एक व्यक्ति है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उसने 2 बार अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हार का सामना करवाया है। बिथोड़ा में 8 सितंबर 1857 को, और चेलावास में 18 सितंबर 1857 को। तो ये न्यूज जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास में पहुंचती है कि भाई चेलावास के युद्ध में राजपुताना के एजीजी को मुंह की खानी पड़ी और उसे वहां से भागना पड़ा, अजमेर की राह लेनी पड़ी, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या करते हैं? वो इससे बहुत ज्यादा आग बबूला, गुस्से में हो जाते हैं इस खबर को सुनने के बाद में, और उसने पालनपुर और नसीराबाद से एक बड़ी सेना भेज दी कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कहां के लिए? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना से भिड़ने के लिए। तो किसने भेजी? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये शख्सियत? तो भाई ये है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और किसके नेतृत्व में भेजी? कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। और इस सेना में कहां कहां के सिपाही शामिल थे? तो भाई एक तरफ पालनपुर की सेना और दूसरी तरफ नसीराबाद की सेना। इन दोनों जगहों की सेनाओं को मिला के एक बड़ी सेना तैयार की गई, और कर्नल होम्स को कहा गया कि जाओ और पिछले 2 युद्धों का बदला लो, वरना अंग्रेजी प्रशासन बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अंग्रेजी प्रशासन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है उस इलाके के अंदर। तो इस तरीके से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के आदेश पे एक बड़ी सेना तैयार होती है और चल पड़ती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से आमना सामना करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन शख्सियत शामिल है। तो एक तो हमारे सामने आ गया कि भाई कर्नल होम्स को जिम्मेदारी दी है कि भैया अपना घर बचाओ, और दूसरी तरफ हम जानते हैं किसके साथ होगी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ। क्यों? क्योंकि भाई बिथोड़ा में पीटा अंग्रेजों को, चेलावास में पीटा अंग्रेजों को, अब आगे की बारी है। ठीक है, तो ये 2 अहम शख्सियत हमारे सामने। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, इसके अलावा जोधपुर के जो सेनापति हैं वो हैं हंसराज जोशी। ठीक है, तो एक समूह है जिसमें जोधपुर की सेना शामिल है और अंग्रेजी सेना शामिल है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल होम्स के पास में है, और जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व है हंसराज जोशी के पास में। इनका युद्ध होना है ठाकुर कुशाल सिंह के साथ, जो कि आउवा के ठाकुर हैं, और साथ साथ अब ठाकुर कुशाल सिंह के पास में समर्थन है ठाकुर प्रताप सिंह का। और ठाकुर प्रताप सिंह कौन है? तो भैया ये लांबिया के ठाकुर है। ठीक है, इन दोनों समूहों के बीच में युद्ध होना है। फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। चेलावास के युद्ध में हार की खबर किसे मिली? लॉर्ड कैनिंग को। कौन है ये व्यक्ति? गवर्नर जनरल। कहाँ का? भारत का। तो इनको एक खबर मिलती है। उसके बाद क्या किया इसने? एक बड़ी सेना तैयार की। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। किस लिए? आउवा में भेजने के लिए, ठाकुर कुशाल सिंह को हराने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं समूह, दूसरे पॉइंट को। कर्नल होम्स एक तरफ है, कौन है ये? अंग्रेजी सेनापति। दूसरी तरफ इनका साथ कौन दे रहा है? हंसराज जोशी। ये शख्सियत कौन है? तो भाई ये जोधपुर के सेनापति हैं। अब इनका युद्ध किसके साथ होना है? तो ठाकुर कुशाल सिंह के साथ, जो कि हमारे हीरो रहे हैं पिछले 2 युद्धों में। कौन है ये? आउवा के ठाकुर। इनका साथ अब कौन दे रहे हैं? तो इनका साथ दे रहे हैं ठाकुर प्रताप सिंह। ये कौन है? तो ये है लांबिया के ठाकुर। ठीक है, चलिए बात यह है कि ये युद्ध हुआ कब।
ठीक है, तो आहुआ का जो युद्ध है, इस युद्ध की गतिविधियां 20 जनवरी 1858 से ही शुरू हो जाती हैं और 23 जनवरी 1858 तक चलती है। ठीक है, 23 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह सहायता के लिए चले जाते हैं सलूम्बर, मेवाड़ में पड़ता है सलूम्बर, वहाँ चले गए और अपनी सेना की जिम्मेदारी सौंप के गए ये प्रताप सिंह को। ठीक, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज क्या करते हैं, आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और जब आहुआ के किले के ऊपर कब्जा हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि आहुआ के अंदर दो अहम केंद्र थे क्रांतिकारी गतिविधियों के, एक तो सुगाली माता मंदिर और दूसरा कामेश्वर मंदिर। तो 24 जनवरी 1858 को जब अंग्रेजों ने आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लिया तो कर्नल होम्स ने क्या किया, सुगाली माता की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को वहाँ से उठा लिया और अजमेर ले गए। आहुआ जब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तो सुगाली माता, जिसको क्रांति की देवी भी कहा जाता है और क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है, क्रांति की देवी और क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है, सुगाली माता मंदिर, जिनके कहा जाता है कि 10 सिर 54 हाथ थे और इनकी मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई थी। तो इस मूर्ति को कौन ले गया, तो इस मूर्ति को अंग्रेजी सेना का सेनापति कर्नल होम्स ले गया। कहाँ पे, अजमेर। कहाँ से, आहुआ से। ठीक है, और यही पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। सुगाली माता को क्रांतिकारियों की देवी या क्रांति की देवी भी कहा जाता था। ठीक, तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। 23 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह सहायता के लिए कहाँ चले गए, सलूम्बर चले गए, मेवाड़ के सलूम्बर में चले गए और अपनी सेना की जिम्मेदारी दे गए प्रताप सिंह को। और प्रताप सिंह कौन थे, तो भाई ये लांबिया के ठाकुर थे। ठीक है, 23 को चले गए। 24 की तारीख में क्या हुआ, 24 जनवरी 1858 को आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक, और कर्नल होम्स ने आहुआ से सुगाली माता की मूर्ति, जो कि काले संगमरमर की बनी हुई थी, इस मूर्ति को कहाँ ले गया, अजमेर ले गया। सुगाली माता की मूर्ति के को अगर देखें तो 10 सिर और 54 हाथ वाली माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको यानी सुगाली माता जी को क्रांतिकारियों की देवी और क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे युद्ध का वर्णन किया है कवि गिरवनदान ने, और इस युद्ध को कवि गिरवनदान ने भारत की आज़ादी का संघर्ष की संज्ञा दी है। तो आहुआ के युद्ध को कवि गिरवनदान ने भारत की आज़ादी के संघर्ष की संज्ञा दी है। ठीक है साथियों, तो फटाफट अगर हम इसमें देखें तो आहुआ का युद्ध जो है ये 20 जनवरी 1858 से 23 जनवरी 1858 के लगभग इसकी तिथि रखी जाती है, क्योंकि अलग अलग दिनों में अलग अलग घटनाक्रम होते हैं। और चेलावास के युद्ध की हार की खबर मिलती है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को, तो उसके बाद में ये एक बड़ी सेना भेजते हैं कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स कौन है, अंग्रेजी सेना का सेनापति। साथ में जोधपुर की राजकीय सेना है जिसका सेनापति अब है हंसराज जोशी, और दूसरी तरफ है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और प्रताप सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो आहुआ के ठाकुर है और प्रताप सिंह लांबिया के ठाकुर है। 23 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह और सहायता जुटाने के लिए चले गए मेवाड़ के सलूम्बर में और अपनी सेना की जिम्मेदारी सौंप गए लांबिया के ठाकुर प्रताप सिंह जी को। और 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना जीत जाती है इस युद्ध को और आहुआ के किले के ऊपर कब्जा कर लेती है, और क्रांतिकारियों की जो देवी थी सुगाली माता मंदिर, इनकी मूर्ति को ले जाता है कर्नल होम्स अपने साथ अजमेर। सुगाली माता मंदिर जिनके 10 सिर 54 हाथ हैं, इनकी मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई है, इन्हें क्रांति की देवी या क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। और आहुआ के युद्ध के बारे में कवि गिरवनदान ने क्या लिखा, तो कवि गिरवनदान ने कहा कि भाई ये भारत की आज़ादी का संघर्ष था। ठीक है, तो 3 अहम युद्धों के बारे में हमने पढ़ा। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1858, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1858, माफ़ कीजिएगा, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 और आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 से 23 जनवरी 1858। लगभग आहुआ के ऊपर कब्जा होता है 24 जनवरी 1858 को। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी
राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स जो कि आप पहले से जानते हैं, आपके अच्छे से फैक्ट्स रिवाइज हुए होंगे। आपको कोई नया फैक्ट मिला है या पुराने फैक्ट भी आपको अगर दोबारा सुनने को मिले हैं, तो प्लीज़ इनको बार बार नोट डाउन करते रहिए, अपने की पॉइंट्स बनाते रहिए, अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठाते रहिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सीक्वेंस में चीज़ें अरेंज हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं बिथोड़ा में युद्ध होता है, हम सब जानते हैं आउवा में युद्ध होता है, चेलावास में युद्ध होता है, पर हमारी सीक्वेंसिंग खराब हो जाती है। हम डेट्स में थोड़ा तारीखों में गड़बड़ कर देते हैं कि भाई 8 था या 18 था या 24 था या 25 था, वो और कुछ अहम व्यक्तियों के नाम की भाई अब हीथकोट कौन से युद्ध में शामिल था, मैकमोशन किस युद्ध में मारा गया, या एजीजी कौन से युद्ध में शामिल था या किससे भागना पड़ा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगर हम 2 से 4 बार इन वीडियोस को सुनते रहें, तो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। साथियों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं इसी सिलसिले में, इसी क्रम में आने वाली हैं। तो चैनल का नाम है द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।